नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। बहुत मजा आ रहा है आपसे रेगुलर बात करके। अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग वीडियोस आपके लिए बना रहा हूं और आपका रिस्पांस बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो A to Z ऑफ कोल्ड कॉलिंग। अगर आप सेल्समैन हैं तो इस वीडियो को देखें ही देखें, और अगर आप सेल्समैन नहीं भी हैं तब भी इस वीडियो को जरूर देखें। कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जरूर होगी, दैट्स माय प्रॉमिस। कोल्ड कॉलिंग क्या होती है, क्यों करनी चाहिए और कैसे की जा सकती है, और साथ में कोल्ड कॉलिंग में कौन कौन सी दिक्कतें और कौन कौन से खतरे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कोल्ड कॉलिंग के व्हाट्स, व्हाइज एंड हाउस। अगर हम कोल्ड कॉलिंग को हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब हो गया ठंडी आवाजें। यानी ऐसी कॉल्स जो उन लोगों को की जाती है जो लोहे की तरह अभी ठंडे हैं और आपने उन्हें शेप देने का सोचा है, यानी कुछ ना कुछ बेचने का सोचा है। यानी ऐसे पोटेंशियल कस्टमर्स जो आपको पहले से नहीं जानते हैं और आप उन्हें पहले से नहीं जानते हो, उनको आपके बारे में और आपकी कंपनी के बारे में कोई इंट्रोडक्शन नहीं दी गई और ना ही उन्होंने कभी पहले आपकी प्रोडक्ट्स एंड आपकी सर्विसेज में कोई इंटरेस्ट दिखाया है। जिनको आप पहले से जानते हो उनको वार्म कॉलिंग कहा जाता है, और कोल्ड कॉलिंग वाले लोग भी जब रिपीट विजिट होगी तो वार्म कॉलिंग ही होगी। यानी लोहे को जब शेप देनी होती है तो ठंडे लोहे को आप शेप नहीं दे सकते, थोड़ा गर्म करके ही अपनी मर्जी की शेप दी जा सकती है। ऐसे ही आप किसी भी अनजान व्यक्ति को अगर कुछ बेचना चाहते हो तो पहले आप उसे शेप दोगे, और शेप देने से पहले जो आपकी बात उनसे होगी, चाहे आप फोन करोगे, चाहे ईमेल भेजोगे, एसएमएस भेजोगे, व्हाट्सएप करोगे या पर्सनल विजिट्स, सभी कोल्ड कॉलिंग कहलाएंगी। कोल्ड कॉलिंग क्यों, इसके क्या फायदे? अगर आप गूगल सर्च करो या किसी पुराने सेल्समैन को मिलो तो वहां पर आपको कोल्ड कॉलिंग के कुछ ज्यादा फायदे दिखाई नहीं देंगे। इसमें बहुत बार बुरा भला सुनने को मिल सकता है, गाली सुननी पड़ सकती है, बेइज्जत होना पड़ सकता है, एंड सक्सेस रेट भी बहुत कम होता है। यानी ये लोग कोल्ड कॉलिंग को अंधेरे में तीर चलाना कहते हैं। लग गया तो तीर, ना लगा तो तुक्का। वैसे ये सेल्स पीपल किसी लिहाज से ठीक भी है, पर मेरा एक्सपीरियंस एंड मेरा नॉलेज ऐसे सेल्स पीपल के साथ नहीं मिलता है। मेरे मुताबिक कोल्ड कॉलिंग सबसे इफेक्टिव तरीका है सेलिंग का। मैं जब सेल्समैन बना तो आप ही की तरह सबसे पहले अपने जीजा जी के पास गया, फिर अपने भाई के साले के पास गया, फिर अपने चाचा जी के पास गया, और उसके बाद अपने पापा के पार्टनर के पास गया। इन लोगों ने मुझे एनकरेज किया, मेरा हौसला बढ़ाया और मेरी बोनी करवा दी। बोनी यानी पहली सेल करवा दी। मेरा बॉस बहुत खुश हुआ कि पहले ही दिन तूने 4 सेल्स कर दी हैं, और अगर यही रेट चला तो महीने में 120 और एक साल में 1400-1500 सेल्स हो जाएंगी, और अगर 50% भी हो तब भी 700-750 तो हो ही जाएंगी। लेकिन पहले दिन के बाद जब मैंने इन लोगों से रेफरेंस मांगी तो उन्होंने नहीं दी। मुझे पता लगा कि इन्होंने मेरे से प्रोडक्ट इसलिए नहीं ली कि वो प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे थे, बल्कि उन्होंने इसलिए खरीदी कि वो मेरी हेल्प करना चाहते थे। रेफरेंस नहीं मिली, अगर किसी को फोन कर भी दिया तो ये कहने लगे कि यार मेरा साला है, बेचारे ने नया नया काम शुरू किया है, कुछ हेल्प कर देना। यानी कुछ ही दिनों में मैं जान गया कि ना तो सेलिंग होगी और ना ही इज्जत बचेगी। तब मैंने कोल्ड कॉलिंग का सहारा लिया और अपने कुलीग से बहुत आगे निकल गया और एक कामयाब सेल्समैन बन गया। यानी आप कितने दिन इन रिश्तेदारों की, इन पड़ोसियों की, इन दोस्तों की हेल्प लेते रहोगे? कितने दिन चलेंगे ये कॉन्टेक्ट्स? और सबसे बड़ी बात, इन लोगों में से 50% के करीब तो लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे कभी ना कभी जिंदगी में गिरते हुए देखा था, फेल होते हुए देखा था। अच्छा, अब तूने सेलिंग शुरू कर दी है, तू भी दुनिया का कोई काम छोड़ेगा नहीं,
बच्चों, जब धूप में, बरसात में, गर्मी में, सर्दी में बाहर निकलना पड़ेगा ना, नानी याद आ जाएगी। यानी वही रिश्तेदार जिनके मैं इजीली बेडरूम में चला जाता था, उनके ड्राइंग रूम में भी बैठना थोड़ा मुश्किल होने लगा। और पता नहीं क्यों अंदर से फील होने लगा कि हे भगवान, तूने मुझे किस काम में फंसा दिया। यहां मैं आपको जान पहचान वालों को सेल करने में ना ही डिस्करेज कर रहा हूं, ना ही रोक रहा हूं, लेकिन सही कामयाबी, ज्यादा कामयाबी नए लोगों में ही होगी। नए कॉन्टेक्ट्स बनाने पड़ेंगे और नए कॉन्टेक्ट्स बढ़ाने के लिए कोल्ड कॉलिंग करनी पड़ेगी। इसका एक और फायदा जो मैंने महसूस किया है वो है सेल्समैन का सेल्फ एस्टीम। जब हमें एक जान पहचान वाला रिजेक्ट करता है ना, तो हमारे दिमाग के किसी कोने में ये बात रजिस्टर हो जाती है और कहीं ना कहीं हमारा सेल्फ एस्टीम लो करती है और उसी व्यक्ति को दोबारा मिलने पर थोड़ा सा स्मॉल फील होता है। कई बार तो रिश्तों में या दोस्तों में थोड़ा सा डिस्टेंस भी बन जाता है। फंक्शंस पर, शादियों में, किसी भी दुख सुख में वो हमें अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। वैसे ऐसे लोगों को बेचने के और बहुत रास्ते हैं। वो सब सीखने के लिए आप मेरी बाकी की YouTube वीडियोस देख सकते हैं। उसके लिंक्स इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि जान पहचान वाले हमें अवॉइड करते हैं और हमें उनके सामने थोड़ी शर्म आनी शुरू हो जाती है। सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है और हम अपने आप को उनके रहमो करम पर मानना शुरू कर देते हैं। जबकि गैर लोग, अनजान लोग कोल्ड कॉलिंग में अगर इनकार भी कर दें तो अपने बाप का क्या जाता है। दरवाजा खोलो तो अंदर, किक लगे तो बाहर। तो इन शॉर्ट, कस्टमर बेस बड़ा करने के लिए, अनलिमिटेड सेलिंग के लिए, रिश्तेदारों व जान पहचान वालों के तानों से बचने के लिए कोल्ड कॉलिंग बहुत जरूरी है। कोल्ड कॉलिंग में क्या क्या दिक्कतें हैं, उन्हें कैसे सुलझाया जा सकता है, और उसकी बात कर लेते हैं। एक तो हम सामने वाले की नेचर नहीं जानते कि कौन है, कैसे रिएक्ट करेगा, और दूसरा वो कॉल प्रोडक्टिव होगी या नहीं, यानी उस पर सेल होगी या नहीं। जहां तक सामने वाले की नेचर का ताल्लुक है, ये अच्छी बात है कि हम उसे नहीं जानते, इसलिए हम पहले से ही कोई ओपिनियन बना के नहीं जाते। आमतौर पर बहुत सेल्समैन की आदत होती है कि वो अपने आप को ज्योतिषी मान के पहले से एक ओपिनियन फॉर्म कर लेता है। इसने खरीदना तो है नहीं, इसके पास पैसा तो है नहीं, इसको जरूरत तो है नहीं, और वहां पहुंचने से पहले ही सेल खराब कर लेते हैं। जबकि कोल्ड कॉल में सामने वाले व्यक्ति के बारे में ऐसा कोई ओपिनियन नहीं बन सकता और हम ऐसी कोई फीलिंग देते भी नहीं है। और दूसरा, उसका रिएक्शन क्या होगा, कहीं हमारी इंसल्ट ना कर दे, कहीं हमें गाली ना सुननी पड़े, एटसेट्रा। लेकिन रिएक्शन इस प्रोफेशन का पार्ट है, अच्छा या बुरा। आपने उसके रिएक्शन पर रिएक्ट नहीं करना है, अपने आप को इंसुलेट करके रखना है। आपकी बेइज्जती तभी होगी अगर आप उसके रिएक्शन से ऐसा मानोगे तो। मैंने तो कभी भी ऐसे रिएक्शन को अपनी बेइज्जती नहीं माना। वो कह रहा है गेट लॉस्ट, मुझे दोबारा कभी अपना चेहरा ना दिखाना। पहले तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे ना, तो ऐसी नौबत आएगी नहीं, और दूसरा, अगर आ भी गई तो हमारे कान तक पहुंचेगी नहीं। स्माइल हमारे चेहरे पे रहनी चाहिए, हमारे एटीट्यूड में रहनी चाहिए, और वही टफ हार्ड पर्सन सॉफ्ट हो जाता है, उसका मास्क निकल जाता है और अंदर से एक साफ सुथरा अच्छा कस्टमर निकल आता है। और तीसरी दिक्कत, कौन सी कॉल प्रोडक्टिव होगी, कौन सी नहीं होगी, इसकी प्लानिंग नहीं हो पाती है। इसके लिए भी सीधी बात है कि हर कोई कॉल प्रोडक्टिव होती है। ये तो खेत में पौधे लगाने वाली बात है। 100 बीज फेंक दो, कौन सा बीज पौधा बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। सही से जोता हुआ खेत,
सही से पानी और खाद दिया हो तो ज्यादातर बीज पौधे बन ही जाते हैं, और जो बीज खराब हो जाते हैं उनकी कॉस्ट को बने हुए पौधों की कॉस्ट में ऐड कर लिया जाता है। जैसे जो दुकानदार उधार बेचते हैं वो पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं कि इतने % उधार वापस आने वाला नहीं है, और उस परसेंटेज को भी वो अपनी कॉस्ट में गिन लेते हैं। ऐसे ही जिन कॉल्स पर बिजनेस नहीं मिला उनकी कॉस्ट को जहां पर बिजनेस मिला है उन कॉल्स की कॉस्ट में ऐड कर लो। फॉर एग्जाम्पल 500 कोल्ड कॉल्स, 40 सेल्स, प्रॉफिट 5,000 रुपीज। नाउ डिवाइड 5,000 बाय 500 यानी 10 रुपए पर कॉल का प्रॉफिट। क्या बुरा है अगर लॉ ऑफ एवरेज को देखें और कॉल्स 400 होती तो ये प्रॉफिट 4,000 रुपए रह जाता। फोन पे कोल्ड कॉलिंग की जरूर दिक्कत है, डीएनडी नंबर्स की, यानी जिन लोगों ने डीएनडी, डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्ट्री कराई हुई है उनको आप कॉल नहीं कर सकते, और अगर कर भी देते हो तो आपकी कंप्लेंट हो सकती है और आपको फाइन व्हाटएवर देना पड़ सकता है। इसलिए आपने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में से अपने नंबर को एज ए टेलीकॉलर रजिस्टर करवाना है और वहां से अप्रूव्ड लिस्ट लेनी है जो डीएनडी में रजिस्टर्ड नहीं है। डीएनडी नंबर वाले लोग नाराज भी होते हैं और आपका ब्रांड भी खराब होता है। वैसे अगर मेरी मानो तो फोन कॉल्स को लास्ट प्रायोरिटी दो। एसएमएस, अरे वो भी तो डीएनडी नंबर्स पर नहीं भेजे जा सकते। ईमेल्स में खतरा है स्पैम होने का, और अगर आपकी स्पैमिंग ज्यादा हो गई और आपका जो ईमेल आईडी अकाउंट है वो ब्लैक लिस्ट हो सकता है। इसके लिए आपको अपनी ईमेल के नीचे एक अनसब्सक्राइब का ऑप्शन देना होता है ताकि दूसरा व्यक्ति अगर ऑप्ट आउट करना चाहे तो कर ले। इसके लिए आप एपहैजर्ड मेल नहीं भेजिए। डेटा मैनेजमेंट कंपनीज या फिर डेटा मैनेजमेंट साइट से डेटा परचेज कीजिए जहां पर आप ईमेल्स भेज सकते हैं। अब तो व्हाट्सएप पे लोगों ने ऐसे प्रमोशनल मैसेज भेजने शुरू कर दिए हैं। मैं तो पर्सनली ऐसे नंबर्स को ब्लॉक कर देता हूं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई इज्जतदार सक्सेस मिलती है। तो अब क्या बचा? पर्सनल विजिट्स, बस उन्हीं का सहारा है, उन्हीं पर डिपेंड कर जाओ। आपकी प्रोडक्ट या सर्विस कैसी है, B2C या B2B, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू बिजनेस, यानी आप डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचते हैं या फिर रीसेलर्स को। पहले B2C की बात कर लेते हैं, यानी कंज्यूमर्स को डायरेक्टली। आप यहां पर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में ना जाना, केवल मेरी बात समझने की कोशिश करना। आपका कंज्यूमर एक व्यक्ति भी हो सकता है या फिर कंपनी भी, और अगर कंपनी भी होगी तो भी उसमें डिसीजन लेने वाला तो एक ही व्यक्ति होगा, और अगर ग्रुप भी है तब भी फाइनल डिसीजन तो एक ही व्यक्ति का होगा। मोटा मोटा आपका ये मकसद होना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट की या अपने सर्विस की जो इंफॉर्मेशन है वो अधिक से अधिक कंज्यूमर्स तक पहुंचानी है। एग्जाम्पल, आप एक टूर ऑपरेटर हो और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए टूर प्रोग्राम्स बेचते हो। यहां पर आपका कंज्यूमर कौन है? स्कूल प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स या फिर हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि वही है फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी, और वो आपके कॉन्टैक्ट्स में पहले से नहीं है। अब यहां पर जो आपका पहला कॉन्टैक्ट है वो स्कूल का मेन गेट कीपर है या फिर वहां का सिक्योरिटी गार्ड है, और उसका कन्विंस होना बहुत जरूरी है। उसको एवे समझकर इग्नोर नहीं कीजिए, उसके साथ झूठ नहीं बोलिए, उसको बता दीजिए कि आप स्कूल प्रिंसिपल को क्यों मिलना चाहते हैं और आपकी प्रोडक्ट में कुछ ऐसा खास है जो स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल मैनेजमेंट एंड स्कूल स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद हो सकता है। डिटेल नहीं, केवल इतनी ही बात। वो आपको ऑफिस सुपरिटेंडेंट या फिर रिसेप्शनिस्ट के पास भेज देगा।
वहां पर भी इम्तिहान है और उसको इम्पोर्टेंट मानकर वहां भी अपने आने का पर्पस बता दीजिए और प्रिंसिपल से अपॉइंटमेंट लेने के लिए कह दीजिए। उसी समय मिलने की जिद नहीं कीजिए, कॉल खराब हो सकती है। अपॉइंटमेंट मिल गई, अब उस दिन पहुंचकर अपनी कहानी सुना दीजिए, यानी अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता दीजिए। कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देने वाली प्रोडक्ट है तो डेमोन्स्ट्रेशन दे दीजिए। आपके बैग में वो सब कुछ रहना चाहिए जो प्रेजेंटेशन के लिए या फिर डेमो के लिए रिक्वायर्ड है। कुछ भी मांगना ना पड़े, फॉर एग्जांपल इंटरनेट का कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी की एक्सटेंशन कॉर्ड, मल्टी स्विच, ब्लैंक पेपर्स, स्टेपलर विद स्टेपल्स। यानी जितने ज्यादा हथियार लेके चलोगे उतने ही जीत की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। और अगर आपने कुछ प्रेजेंटेशंस देनी है तो अपना लैपटॉप या अपना टैब और अगर हो सके तो स्मार्टफोन। कोल्ड कॉलिंग में सामने वाला आपको नहीं जानता है और वो उसी मीटिंग में ये डिसाइड कर रहा है कि आपसे वो प्रोडक्ट ले या नहीं। और उसके इस डिसीजन में और भी बहुत ज्यादा फैक्टर्स काउंट करते हैं। आपके लुक्स, आपकी स्माइल, आपकी ड्रेस, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपकी प्रेजेंटेशन टूल्स एंड फाइनली आपकी सेलिंग स्किल्स। छोटा मुंह बड़ी बात, मेरे मिशन का पार्ट बन जाओ, जीत ऑलमोस्ट पक्की होगी। सेलिंग बच्चों का खेल बन जाएगा और मेरे मिशन का पार्ट बनने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, केवल YouTube चैनल पर मेरी वीडियोस देखनी है और वो भी सब एब्सोल्युटली फ्री। यानी मेरा YouTube चैनल एयर पंप है, जब भी अपने में हवा कम लगे यूज कर लो। और अगर हाथ में स्मार्टफोन है तो मेरी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, फायदे ही फायदे। एनीवेज, अगर आप B2B में कुछ बेच रहे हैं यानी रीसेलर्स को, तो भी वहां पहुंचने का यही तरीका है। हाँ, कई ऑर्गेनाइजेशन में यह नहीं पता चल पाता कि डिसीजन लेने वाला कौन है, डिसीजन मेकर कौन है, यानी आपने किसको मिलना है। इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड से लेकर फ्रंट डेस्क के लोगों तक आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके प्रोस्पेक्ट्स इंडिविजुअल्स हैं तो डायरेक्टली चले जाइए, अगर घर में जाना है तो डोरबेल कीजिए, अपनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड अपॉइंटमेंट मांग लीजिए और उस मीटिंग में जिस दिन के लिए आपको अपॉइंटमेंट मिली है उस मीटिंग में सेम ड्रामा। हाँ, फाइनेंशियल सेक्टर्स के सेल्स पीपल को बहुत ध्यान से कोल्ड कॉलिंग करनी होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं से जल चुके होते हैं और आपको भी वैसा ही समझकर रिजेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आप पहले कुछ सेल्फलेस सर्विस दीजिए, अनजान व्यक्ति जान पहचान वाला हो जाएगा। यानी जब कोल्ड वार्म हो जाएगा तो धंधे की बात भी कर लेना। अब मेरी एग्जांपल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं तो कोल्ड कॉलिंग में ही विश्वास रखता हूं, मजे लेता हूं और रिजल्ट्स लेता हूं। मेरे करियर में मैंने एज ए सेल्समैन सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस बेची है। मैंने देखा कि हमारे ब्रांच ऑफिस में एक ऐसी फाइल थी जो अनक्लेम्ड मैच्योर्ड पॉलिसीज की थी, 16 अनक्लेम्ड मैच्योरिटीज। मैंने अपने ब्रांच मैनेजर से वो फाइल मांग ली और एक एक करके उन एड्रेसेस पर जाना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति की 10,000 रुपए की मैच्योरिटी थी और वो व्यक्ति कोई 3 साल पहले मर चुका था। फैमिली उस एड्रेस से शिफ्ट कर चुकी थी। मैंने कहीं ना कहीं से पता करके उसका एड्रेस ढूंढ लिया और सभी प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए उसकी विडो को वो चेक दिलवा दिया। आज अगर मेरे जैसे एक एवरेज इंसान को कोई 5 करोड़ का अचानक चेक दिलवा दे, वही चमक उस विडो की आंखों में तब थी। एक व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसकी 52,000 रुपीज की मैच्योरिटी थी और उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि ब्रांच ऑफिस में आके अपना चेक ले ले।
और उस 52,000 की कीमत उसके अपने टाइम की कीमत से बहुत कम। मैंने पता क्या किया, उससे बात की, सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक में उसे मिला, डीआर साइन करवाई, रेवेन्यू स्टैंप साथ में मैं लेके गया था और इस तरह से उनका मैच्योरिटी का चेक भी उनको दिलवाया। और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो 16 लोग मेरे लाइफ इंश्योरेंस के शानदार करियर में 16 फाउंडेशन पिलर्स का काम करेंगे। मैं इस प्रोसीजर को भी कोल्ड कॉलिंग ही मानता हूं। मेरे शब्दों पे ना जाना, ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं, केवल भावनाओं को समझना और कुछ सीखने की कोशिश करना। पापा की पेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, स्मॉल स्केल, और उसके सेलिंग का भी जिम्मा मेरा ही था। दुकानदारों के पास जाना होता था और इन्हीं तरीकों को अपनाया, मजा लिया और एक कामयाब सेल्समैन उभर के बाहर आ गया। मेरे अंकल की केमिकल्स की फैक्ट्री है, कुछ महीने उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को पिच करना होता था। जो सिखा रहा हूं ऐसे ही करता था। मेरे फादर इन लॉ के पास पीवीसी सेपरेटर्स, बैटरीज में जो पीवीसी सेपरेटर्स होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन थी। उनके लिए भी थोड़ा सेलिंग का काम किया और बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को कोल्ड कॉलिंग की। ओई सप्लायर होने के कारण कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन मार्केट कंपटीशन में आपने उभर के बाहर आना है और ये हर सेल्समैन के लिए हमेशा एक चैलेंज रहा है। उसके बाद जब मैंने मोटिवेटर, लाइफ कोच एंड सेल्स ट्रेनर के काम को एज ए होल टाइम करियर बना लिया, तो यही कुछ यहां किया। मेरी बाकी की वीडियोस देखोगे तो एग्जांपल्स भी मिल ही जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, कोल्ड कॉलिंग में अपॉइंटमेंट्स लेते समय या फिर डेमो मीटिंग्स में आपका ज्यादा फोकस WITFM के ऊपर होना चाहिए, यानी व्हाट इज देयर फॉर मी। कस्टमर के लिए क्या उसमें फायदा है, इस पर ही फोकस रहना चाहिए। वो आपके फायदे के लिए आपसे नहीं खरीदेगा, आपको इंसेंटिव मिलेगा, आपको मेडल मिलेगा, आपकी प्रमोशन हो जाएगी। ही इज लीस्ट बॉदर्ड। MLM कंपनीज में मैंने देखा है कि जब लोग कोल्ड कॉलिंग के लिए जाते हैं तो वहां बताते हैं कि हमारी कंपनी 5,000 करोड़ की है, 50 कंट्रीज में है। अरे प्रॉस्पेक्ट को आपकी कंपनी के साइज से क्या लेना, वो तो केवल इतना जानना चाहता है कि उसकी पॉकेट में क्या आ सकता है। आपकी कंपनी चाहे 2 लाख की टर्नओवर की हो, मालिक अपनी वाइफ के साथ रात को बैठ के पैकिंग करता हो और सुबह अपने बाइक के पीछे रख के सप्लाई करता हो, लेकिन अगर प्रॉस्पेक्ट को उसमें कुछ फायदा है तो वो डेफिनेटली ज्वाइन कर लेगा। अपनी लाइफ की एक क्लासिक एग्जांपल देना चाहता हूं, जो मैं अपने करियर में एक बेस्ट एक्सपीरियंस मानता हूं। एक सेल्समैन मेरे पास आता है और मेरे से अपॉइंटमेंट मांगता है कि उसके पास कुछ होर्डिंग साइट्स हैं और अगर मैं इंटरेस्टेड हूं तो वो मेरे फायदे के लिए उसे और एक्सप्लेन कर सकता है। और मैं ठहरा सेल्स ट्रेनर, उसका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। उसकी पूरी खिंचाई की, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए कि या तो वो भाग जाए या फिर मुझे कुछ सिखा जाए। और साथ में ये चैलेंज दे दिया कि अगर तुम मुझे अपना कस्टमर बना लेना तो ही मानूं। और उसने भी वो चैलेंज स्वीकार कर लिया और मेरे से 3 महीने का टाइम मांग लिया। मुझे कहने लगा मिस्टर TS मदान 1 महीने के बाद मिलेंगे। मैंने कहा ओके। जब जाने लगा तो कहने लगा एक रिक्वेस्ट करूं सर। मैंने कहा बोलो। तो सर मेरी एक इच्छा है कि आप जैसे लोगों के साथ कभी बेड टी पी जाए, क्या ऐसी इच्छा आप पूरी कर सकते हो? तो मैंने कहा क्यों नहीं, नो प्रॉब्लम, कल सुबह आ जाओ, बेड टी मेरे साथ, लेकिन बिजनेस की बात नहीं होगी, नो सेलिंग ट्रिक्स। और उसने प्रॉमिस दिया कि बिजनेस की बात नहीं करेगा। और सुबह जब आया तो उसके हाथ में एक पेस्ट्रीज का डिब्बा था। मैंने गुस्सा किया कि तूने ये सही नहीं किया।
तो कहने लगा कि पता नहीं, मैं अपने घर के लिए पेस्ट्रीज लेने गया था, तो जब दुकानदार को बोला कि एक पेस्ट्रीज का डिब्बा दे दो, तो पता नहीं मेरे दिमाग में ये क्यों आया कि जहां जा रहा हूं वो मेरा ही घर है, तो मैंने यहां के लिए भी पेस्ट्रीज का डिब्बा पैक करवा लिया। मुझे नहीं पता मैंने क्यों किया। अब मुझे अंदर से लग रहा था कि कहीं कोई सेल्समैनशिप हो रही है, लेकिन ऐसा उसने कुछ शो नहीं किया। एनीवेज, हमने अपनी फैमिली के साथ बैठ के उसके साथ चाय पी और एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। बिजनेस की बात कभी नहीं हुई और वो मुझे कब कस्टमर बना गया इसका मुझे भी पता नहीं चला। और 3 महीने की बात तो छोड़ो, 1 महीने के बाद ही मेरी 4 होर्डिंग्स अलग अलग जगह पर लग चुकी थी। मैं इस एग्जाम्पल को अपनी लाइफ की बेस्ट क्लासिक एग्जाम्पल मानता हूं। आप इसे Ctrl+C Ctrl+V ना कर लेना, आइडिया लेना, कुछ नया इनोवेट करना, लाइफ में अप्लाई करना। सेलिंग एक नंबर गेम है। मोर कोल्ड कॉल्स इक्वल टू मोर अपॉइंटमेंट्स इक्वल टू मोर सेल्स मीटिंग्स इक्वल टू मोर सेल्स। यानी अगर कोल्ड कॉल्स बढ़ेंगी तो अपॉइंटमेंट्स नेचुरली बढ़ेंगी, अपॉइंटमेंट्स बढ़ेंगी तो नेचुरली मीटिंग्स बढ़ेंगी, और जब मीटिंग्स बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली सेल्स बढ़ेंगी, और जब सेल्स बढ़ेंगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और आपको क्या चाहिए? आपका यही तो करियर है। सेल्स मीटिंग्स को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए जब आप अपॉइंटमेंट ले लो तो मीटिंग से पहले नेट पे बैठ जाओ, गूगल सर्च, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, उस व्यक्ति के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो कर लो, और मीटिंग में जरूरत पड़ने पर उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते रहो, फायदा मिलेगा। मीटिंग में फर्स्ट 20 सेकेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपका फर्स्ट इंप्रेशन देते हैं, एंड फर्स्ट इंप्रेशन देने के लिए कभी भी सेकंड चांस नहीं मिलता है। बेस्ट नेचुरल स्माइल, फुल एनर्जी, वार्म बिहेवियर एंड एंथुजियाज्म नहीं छोड़ना है। आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो उसके बिकने के बाद आपकी लाइफ कुछ बेटर होगी ना, तो ये एक्साइटमेंट आपके फेस से झलकनी चाहिए। उस प्रोडक्ट को या सर्विस को कस्टमर जब परचेज कर लेगा तो क्या उसकी लाइफ में कुछ फायदा होगा ना, तो ये एक्साइटमेंट भी आपके फेस पर झलकनी चाहिए। बुझे हुए मुरझाए से चेहरे को कोई भी कस्टमर नहीं देखना चाहता। कोल्ड कॉलिंग में पोटेंशियल कस्टमर्स का रेप्लिका बनो, वैसी ड्रेस, वैसी लैंग्वेज, वैसी बातें। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट विजिट में कॉर्पोरेट सूट, टाई, चाहे गर्मी भी हो, अच्छा मोबाइल फोन, अच्छी घड़ी एटसेट्रा। और जब हाउसवाइफ्स की विजिट हो तो उनके कल्चर एंड उनके रीजन का ध्यान रखते हुए, ऐसे ही बाकी के सेक्टर्स में। सेकंड, नेक्स्ट 10 सेकंड में उसका नाम जरूर पूछ लो अगर पहले से नहीं जानते हो तो, और उस नाम को बार बार अपनी बात में यूज करो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी के लिए भी सबसे खूबसूरत, सबसे मीठा वर्ड अगर इस दुनिया में कोई होता है ना, तो उसका अपना नाम होता है। और अपनी बात में WITFM, व्हाट इज देयर फॉर मी, कस्टमर के बिहाफ पे सोचो कि इसमें उसका क्या फायदा है और उसी के ऊपर फोकस करो। माय डियर सेल्स पीपल, अगर पहाड़ की चोटी पर जाने का शौक है ना, तो आपको चोटी पे जाना पड़ेगा, चोटी चल के आप पर नहीं आने वाली। एंड लास्ट में मेरे एक्सपीरियंस से निकले हुए कुछ सुझाव। अपनी कार या बाइक को कस्टमर के ऑफिस के बाहर नहीं पार्क करो, ना ही उसकी नजदीकी पार्किंग में लगाओ, क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटर सेल्स पीपल हैं, अगर उनको पता लग गया कि आपका बाइक यहां खड़ा है और आप इस ऑफिस में हो, तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए
बाइक या कार कहीं दूर पार्क करके वहां आओ। सिक्योरिटी रजिस्टर में या रिसेप्शन काउंटर पे जब आप नाम लिखते हो तो आप अपना कॉमनली यूज्ड नाम नहीं लिखो। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है टीएस मदान। अगर मैंने रजिस्टर में लिख दिया टीएस मदान, मेरी विजिट हो गई, मेरे बाद जो सेल्समैन आएगा अगर वो स्मार्ट प्ले करेगा तो पहले कौन कौन हो चुका है वहां देखेगा और वो जान जाएगा कि यहां पर टीएस मदान होके जा चुका है। मेरा नुकसान हो सकता है और मैं वहां पर अपना लेस यूज्ड नेम लिखूंगा, तरविंदर सिंह, लेकिन लिखना सच, क्योंकि झूठ लिखने से कुछ और नुकसान हो सकते हैं। मेट्रो में, बस में या ट्रेन में कभी भी फोन पर किसी और से बात करते समय अपने प्रोस्पेक्ट का नाम नहीं बोलो। दीवारों के भी कान होते हैं। ओह माय गॉड, आपने पूरी वीडियो देख ली? आपकी कामयाबी गारंटेड, ये मेरा आशीर्वाद है। दोबारा कब देखोगे? जितनी बार देखोगे उतनी बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा। लाइक कर देना। ऑल द बेस्ट।